के शो में। टैक्स इक़दामात ताजिर आखिर नाला क्यों? क्या 90% अवाम टैक्स ना दहिंदगान? पीटीआई हुकूमत के टैक्स इक़दामात क्या सिमत दुरुस्त? अब तक की निशानदही चेयरमैन नैब का जारी मेडिकल कॉलेज में करप्शन का नोटिस। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। आज बहुत अहम और इंतहाई पाकिस्तान के लिए कलीदी हैसियत रखने वाला मामला, पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का अहम तरीन मामला, जिसके बारे में गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक बार नहीं तवातुर के साथ आकर आवाम से अपील करते हैं, कहते हैं जी कि टैक्स टारगेट्स बढ़ाएं, टैक्स टारगेट्स अचीव करने हैं, आवाम टैक्स दें। और ये हमें समझना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि बहैसियत कौम इस फ़र्ज़ को हम समझें और जो भी वाजिबुल अदा टैक्स हम सब पर बनता है वो टैक्स अदा करें। पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए और बहैसियत एक अच्छा पाकिस्तानी, एक सिटीजन के होते हुए उन तमाम टैक्सेस को अदा करना है। क्योंकि आज भी जब वो गए चेंबर ऑफ कॉमर्स से इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ फिगर्स कोट किए जी कि किस तरह पाकिस्तान में 22 करोड़ में से सिर्फ 15 लाख रुपए लोग जो है वो टैक्स देते हैं। ये इन फिगर्स के साथ पाकिस्तान का आगे चलना मुमकिन नजर, खुदा ना खास्ता नजर नहीं आता। सालमियत के लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने अपने टैक्सेस अदा करें। आज इस बात की अहमियत और इस बात की जरूरत क्यों है, इसका अंदाजा आपको हम बताएंगे भी कि, और जो लोग हड़तालें कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं, उनको भी अंदाजा बखूबी हो सके और उनको बेनकाब कर सके कि आखिरकार इन तमाम मुहर्रिकात, इन तमाम तहारीक के पीछे कौन से अवामिल हैं जो गवर्नमेंट को इस वक्त नेगेटिवली प्रोपोगेट कर रहे हैं और साथ साथ लोगों को उकसा रहे हैं कि वो टैक्स ना दें। इस पूरी सूरत हाल में पहले हम शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट ने मौजूदा माली साल में टैक्स अहदाफ के टारगेट्स रखे। टैक्स वसूलियां उनकी क्या रही पिछले माली साल में और उनके अगले साल के टारगेट्स क्या हैं। टैक्स वसूलियों की तरफ अगर हम आए तो मौजूदा माली साल से पहला जो माली साल 2018-19 का गया है तो एफबीआर ने 3,832 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। 4,150 अरब रुपए हदफ से जो उन्होंने रखा था 318 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा किया जा सका। 318 बिलियन का शॉर्टफॉल रहा। मौजूदा माली साल एफबीआर वसूलियों में 44% इजाफे का हदफ रखा गया है। मौजूदा माली साल क्वांटिटिवली अगर बात की जाए 5,550 बिलियन रुपीस का हदफ मुतय्यन किया गया है जो एफबीआर ने टारगेट रखा है। एम्बिशियस टारगेट है, लेकिन इस एम्बिशियस टारगेट को अचीव करना है और यह बड़ा जरूरी है कि इस टारगेट को अचीव किया जाए। अब यहां आपको यह बताते हैं कि जो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं टैक्स चोर या टैक्स नादहिंदगान, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? ये कौन लोग हैं जिनको आज हम इस प्रोग्राम के जरिए बेनकाब करेंगे, जिनको तकलीफ है या जिनको इस वक्त ये तमाम इकदाम बुरे लग रहे हैं? इमरान खान साहब नॉन फाइलर्स के ऊपर जो कहते रहे हैं बात के नॉन फाइलर, इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है और नॉन फाइलर्स वो क्या है जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं, पहले आपको ये सुनाते हैं कि इन लोगों के बारे में क्या खान साहब ने क्या कहा। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से सिर्फ 1% पाकिस्तानी हैं जो कि टैक्स फाइलर है, यानी कि 1% पाकिस्तानी 22 करोड़ पाकिस्तानियों का बोझ उठा रहे हैं। यह नामुमकिन है। कोई भी मुल्क अपनी अवाम की खिदमत कर ही नहीं सकता अगर वो लोग टैक्स ना दें। क्योंकि लोग टैक्स नहीं देते, इसकी वजह से ना हम सही मायने में लोगों के लिए अस्पताल बना सकते हैं, ना बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर सकते हैं और कर्जे लेने पड़ते हैं हुकूमत को। तो ये तो इमरान खान साहब ने बताया कि जो लोग नॉन फाइलर्स हैं, टैक्स डायरेक्टरी या इस वक्त उस डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है, उनकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है और कितना हो रहा है, और शायद उन्हीं लोगों को इस तमाम सूरत हाल में तकलीफ का सामना है। इसी तरह चेयरमैन एफबीआर की तरफ से भी कहा गया, और इससे पहले कि मैं उन लोगों को बेनकाब करूं कि वो कितनी तादाद में हैं और क्या हैं, शब्बर जैदी साहब एज चेयरमैन एफबीआर उन्होंने इस बारे में क्या फरमाया और उन्होंने नॉन फाइलर्स के बारे में, शब्बर जैदी साहब की स्टेटमेंट और नॉन फाइलर्स क्या है, आपको ये भी जरा सुनवाता हूं। हमारा बुनियादी मसला ये है कि हमारे पास फॉर वेरियस रीजंस हमारे पास फाइलर्स जो हैं और टैक्स रेजिस्टेंट जो हैं वो बहुत कम हैं, और उसके मुकाबले में जो हमारा बेस है उसका कारोबार का वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में 3,41,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। गैस के 7,000 हैं और बिजली के तकरीबन 3,41,000 इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं,
और हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन है सेल टैक्स की वो सिर्फ 38,937 है। ये जो पे करते हैं जो पे करते हैं 1 लाख रजिस्टर्ड कंपनी है। आज ही तस्वीर छपी है कि 1,80,000 90,000 कंपनियां हैं जो SEC में रजिस्टर्ड हैं और जो टैक्स फाइलर हैं वो सिर्फ 50,000 हैं, 50,000 से कम है। तो मैंने अभी SEC चेयरमैन से बात की है, हम दोनों मिलकर या तो वो कंपनी को निकाल देगा वहां से या मैं निकाल दूंगा। तो अंदाजा होता है कि कितनी कंपनीज इन एक्चुअली रजिस्टर्ड है और कितनी कंपनीज इन एक्चुअल टैक्स अदा कर रही हैं। ये बड़े बड़े अशराफिया से ताल्लुक रखने वाले सरमायादार या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो टैक्स अदा नहीं कर रही और जिनकी वजह से सारा बोझ, जिस तरह वज़ीर आज़म ने कहा, वो हम आम पाकिस्तानी पर, एक आम शहरी पर पड़ रहा है और उस बर्डन के तले आज हम महंगाई में पिस रहे हैं और हम पर टैक्सेस का बोझ भी है। और अगर है तो उसकी वजह इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये है कि ये लोग अपना डायरेक्ट टैक्स जो उन पर वाजिबुल अदा है वो अदा नहीं कर रहे। टैक्स नादहिंदगान की तफसीलात में आगे बढ़ते हुए आपके सामने वो हम स्टैटिस्टिक्स रखते हैं कि उन नादहिंदगान में ट्रेड सेक्टर, रिटेल सेक्टर, क्या उनकी तफसीलात है, उनकी टैक्सेस में और GDP में उनका क्या हजम है, इन एक्चुअल वो टैक्सेस कितने अदा करते हैं। जिस तरह से मिसाल के तौर पे टैक्स नादहिंदगान की फहरिस्त में रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर GDP में मजमूई हिस्सा इसका 20% है। टैक्स वसूलियां सिर्फ 0.25% हैं। 35 लाख ताजिर यानी कुल 35 लाख ताजिर में से सिर्फ 4% यानी 1,35,000 टैक्स नेट का हिस्सा हैं। अगर सेल्स टैक्स में बात की जाए 47,000 अफराद रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ 19,000 टैक्स अदा करते हैं। 3,41,000 बिजली, 7,000 गैस के सनती सार्फिन सिर्फ 38,000 सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। 22 करोड़ आवाम में सिर्फ 15 लाख इस पर टैक्स देती है। और इसी तरह से हमने ये भी हम जानते हैं कि सिर्फ 70% टैक्स जो है वो सिर्फ 300 कंपनीज अदा करती हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, इस पर आपको बताने के लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट एक्शन है, गवर्नमेंट एक्शन यानी जो गवर्नमेंट ने अकाउंट्स की फहरिस्तें निकलवाई, टैक्स प्रोफाइलिंग वगैरह करी, उस बारे में क्या कहा था हफीज शेख साहब ने एज फाइनेंस मिनिस्टर। आपको सुनवा देंगे गवर्नमेंट कर क्या रही है। लेट्स हियर दिस। कि जो इंफॉर्मेशन बेस है जिसकी बुनियाद पे FBR ये चीज़ें परसू कर सकता है, उसमें भी इजाफा हो रहा है और तकरीबन 1.5 लाख अकाउंट्स ऐसे हैं 28 ममालिक में जिनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो हमने हासिल की है। तो वो भी एक बहुत कीमती डेटा सोर्स है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये भी कोशिश हो रही है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो मुख्तलिफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैं जैसे FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, SCCP, नादरा, जिनके पास इन चीज़ों की तफासिल हैं, FIA, उनको इंटीग्रेट किया जाए ताकि इसमें जो है फैसिलिटेशन। माशी ट्रांजैक्शन है उसका डेटा FBR के पास भी है, SPB के, स्टेट बैंक के पास भी है, SCCP के पास भी है, FIA के पास भी है। तो वो सारे डेटा डिसइंटीग्रेटेड हैं। अब कोशिश ये की जा रही है कि उन डेटास को इंटीग्रेट किया जाए। तो कोई भी आदमी अगर माशी कोई सरगर्मी कर रहा है तो वो शायद अब हमारी कोशिश होगी कि वो उसको अवेलेबल करके हम उसको टैक्स सिस्टम में ला सकें। तो ये जहां तक समझ में आता है मसला बड़ा संजीदा नौयत और बड़ा संगीन नौयत अख्तियार कर चुका है। जो अशराफिया या जिन पर टैक्स बनता है वो टैक्स नहीं दे रहे, वो जिस सेक्टर से भी ताल्लुक रखते हैं और बोझ हम आवाम पर आ रहा है। गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है ये आपको बताते हुए टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम, जिस तरह अभी आपने सुना गवर्नमेंट एक्शन के हवाले से, एक टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम जो है इस पर गवर्नमेंट का वो कुछ रिसेंटली लॉन्च हुआ। उन इकदाम की फहरिस्त में हम जाएंगे जो ऐलान हुए हैं, लेकिन टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर नए प्रोफाइलिंग सिस्टम का जब आगाज हुआ, ऐलान हुआ, ये सिस्टम FBR और नादरा के पास मौजूद मालूमात की मदद से बनाया गया। इस सिस्टम में 5 करोड़ 30 लाख की अफराद की ज़ाती, मालियाती, दीगर ज़रूरी मालूमात मौजूद हैं, जैसा कि आपकी कुल आमदनी कितनी है, आपके असासे क्या हैं, आपने गुज़श्ता साल कितना टैक्स दिया, रवां साल अभी तक कितना टैक्स दे चुके हैं, आपके बैरून मुल्क सफ़र की तफसीलात, गाड़ियाँ, मोबाइल करेक्शन वगैरह शामिल है। अगर इसमें किसी शख्स को किसी किस्म की बेज़ाब्ती की नज़र आती है तो वो FBR को मुतला भी कर सकता है। और साथ ही इन मालूमात से हुक्काम को भी असासे छुपाने वाले अफराद को पकड़ने में मदद मिलेगी। इस टैक्स प्रोफाइलिंग सिस्टम का भी बाकायदा आगाज हो गया। तो अब देखा जाए तो गवर्नमेंट इस वक्त एक सिस्टमैटिक तरीके से इन तमाम टैक्स चोर या नादहिंदगान की तरफ बढ़ रही है। आपको हम ये बताएंगे ज़रूर कि गवर्नमेंट ने मजीद इकदाम क्या किए हैं, क्या करने चाहिए और
क्यों हर पाकिस्तानी के लिए टैक्स अदा करना इस वक्त इंतहाई जरूरी है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस प्रोग्राम में इस वक्त, जिसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा बेनकाब में। विल जॉइन यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज आपके सामने अहम तरीन गवर्नमेंट के इकदाम टैक्सेस के हवाले से, और क्या ज़रूरत बैसियत पाकिस्तानी हमारी है कि हम इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बल्कि एक कंसेंसस डेवलप करें, इज्तिमाई तौर पर एक अपनी दानिश में इस बात को समझें कि कितना ज़रूरी हो चुका है मौजूदा निज़ाम में पाकिस्तान का सर्वाइव करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कि हम अपने टैक्सेस अदा करें, बवक्त अदा करें, वाजिबुल अदा टैक्सेस अदा करें, और बैसियत शहरी अपने इस फरीजे को अंजाम दें। और गवर्नमेंट अगर इसमें कुछ कोशिशें कर रही है तो उनको सराहें, ना कि उन अनासिर का हिस्सा बने जो इस पूरे सिस्टम को डीरेल करने पर तुले हुए हैं। जो नए टैक्स इक़दामात और दस्तावेजात की शराइत हैं उस पर तफसीलन आते हुए, जिसकी वजह से इतना शोर है, वो इक़दामात आखिर है क्या। यानी मिसाल के तौर पे दस्तावेजात या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से गवर्नमेंट ने कहा है जी कि दस्तावेजात की फराहमी और टैक्सों की शराइत जैसे हुकूमती इक़दामात हैं उनमें नए ज़वाबित के तहत ताजरों को 3 तरह के गोशवारे जमा करवाने होंगे। सालाना बुनियादों पर इनकम टैक्स रिटर्न, शशमाही बुनियादों पर विद होल्डिंग टैक्स की कटौती का रिटर्न, और हर महीने सेल्स टैक्स का रिटर्न। 5 सनती शोबों में यानी टेक्सटाइल, चमड़े, कारपेट, स्पोर्ट्स और सर्जिकल आलात के लिए 0 रेटिंग सहूलत खत्म। 17% सेल्स टैक्स आयद करना, 50,000 से जायद की खरीदो फरोख्त को शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड रखने से मशरूत करना है। हुकूमत का ख्याल है कि सेल्स टैक्स की बहाली से जो इजाफी 70 से 80 अरब की आमदन मुतवक्का है, और शनाख्ती कार्ड की शर्त ज्यादा से ज्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाने में मददगार साबित होगी। तो ये जो शनाख्ती कार्ड की शर्त है, ये दरअसल वो उस ब्लैक इकोनॉमी को खत्म करने के लिए है जो ब्लैक इकोनॉमी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है, और न सिर्फ ऑपरेट कर रही है बल्कि हमें हर्ट भी कर रही है, जिसकी वजह से इतना शोर है। और ये शोर क्यों है? जो चेंज की बात इमरान खान साहब करते हैं कि जब भी चेंज होता है या रिफॉर्म होता है तो कुछ तबकात शोर मचाते हैं। इमरान खान साहब क्या कहते हैं इस बारे में, ये भी आपको सुनवाते हैं। चेंज जो होता है ना, चेंज के सामने सबसे बड़ी रुकावट होती है वो छोटा सा ताकतवर मफाद परस्त टोला जो एक सिस्टम से फायदा उठा रहा होता है। वो चेंज नहीं आने देता क्योंकि वो फायदा उठा रहा है उससे, वो हर किस्म की रुकावटें पेश करता है। तो रिफॉर्म्स जब आप इस्लाहात करते हैं, रिफॉर्म्स करते हैं, तो रास्ते में एक चीज आ जाती है रुकावट, वो लोग जो एक पुराने सिस्टम से फायदा उठा रहे हैं। और यही बात जनाब चेयरमैन एफबीआई शब्बर ज़ैदी साहब की तरफ से की गई जब उन्होंने बताया कि एक ब्लैक इकोनॉमी है और वो क्या है, रिफॉर्म्स और इन तमाम चीज़ों पर जब वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो इससे अंदाज़ा होता है कि जो एफबीआई की मशीनरी और गवर्नमेंट का जो विजन है वो इन लाइन इस वक्त है। और शब्बर ज़ैदी एज चेयरमैन एफबीआई वो ब्लैक इकोनॉमी के बारे में क्या कहते हैं और रिफॉर्म्स के बारे में क्या कहते हैं, आपको ज़रा ये सुनवाते हैं। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हम जो बार बार रिफॉर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हो चुका है। जी जी बिल्कुल, वर्ड जो है ना ओवर यूज़ हो चुका है। हमारा इरादा ये है, सिर्फ ये और हमारी मजबूरी हमारी ख्वाहिश ये है कि जो पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी है उसको डॉक्यूमेंट में लाएँ। जब अनडॉक्यूमेंटेड इकनॉमी डॉक्यूमेंट में आएगी तो ऑटोमेटिकली टैक्स का बेस बढ़ेगा। पैरेलल इकनॉमी का साइज़ देखें, कोई एस्टिमेट नहीं कर सकता, कोई 30% कहता है, कोई 40% कहता है। मेरा ज़ाती ख्याल है कि 30% से ऊपर। तो ये जनाब मसाइल इस पर हैं, और गवर्नमेंट की एक तो टैक्स प्रोफाइलिंग की कोशिशें हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट करने की कोशिशें हैं। गवर्नमेंट ने टैक्स रेवेन्यूज बढ़ाने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से ही एक एसेट डिक्लेरेशन स्कीम भी लॉन्च की थी। और इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम के नताइज क्या हैं, यानी जो हालिया एमनेस्टी स्कीम आई थी इसके नताइज क्या हैं, वो भी आपको आगा करते चलते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो गवर्नमेंट की टैक्स ड्राइव है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये एमनेस्टी स्कीम रही है। हालिया एमनेस्टी स्कीम के नताइज पर अगर आए तो इसमें 1 लाख से जायद अफराद टैक्स नेट का हिस्सा बने। ये नए अफराद 1,37,000 अफराद ने इस स्कीम से फायदा उठाया। 3,000 अरब रुपए से जायद के असासाजात जाहिर करने के बाद 70 अरब रुपए हुकूमती खजाने में जमा हुए। हुकूमत को तवक्कात थी कि इस एमनेस्टी स्कीम के नतीजे में 100 अरब से जायद की टैक्स वसूली होगी। तो हम कह सकते हैं कि 70 बिलियन 30 बिलियन का शॉर्टफॉल, लेकिन 1 लाख नए टैक्स पेयर्स
गवर्नमेंट ने रजिस्टर किया। अगर हम इसका मवाजना करते हैं, क्योंकि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं, तो हम दो चीजों को सामने रखकर कंपेयर करते हैं। तो पिछले साल नून लीग की एक एमनेस्टी स्कीम आई, नून लीग की यानी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में मिफ्ता इस्माइल साहब जो शायद अखार अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, उस एमनेस्टी स्कीम में क्या रिजल्ट्स रहे वो भी आपके सामने रखते हैं। नून लीग के दौर में जो एमनेस्टी स्कीम आई उसमें तकरीबन 1.6 से 1.7 खरब रुपए के बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क असासाजात जाहिर किए गए थे और इससे तकरीबन 124 अरब रुपए का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा किया गया था। नून लीग की एमनेस्टी स्कीम में 75,000 अफराद टैक्स नेट में शामिल हुए थे और 30 जून तक इसने कौमी खजाने में 90 अरब रुपए की टैक्स की मद में इकट्ठा किए गए थे, यानी 90 बिलियन था और यहां 70 अरब रुपए का तकरीबन, तो 20 अरब रुपए हम कह सकते हैं कि ये डिफरेंस रहा। ये एमनेस्टी स्कीम की बात थी। और जनाब हफीज शेख साहब जो बात करते हैं कि टैक्स कलेक्शन क्यों जरूरत है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और वो भी एज फाइनेंस मिनिस्टर क्या समझाते हैं ताकि ये मैसेज और ये कंसेंसस बिल्डिंग जो हम भी अपने हिस्सा डाल रहे हैं इस फरीजे में, आपको भी समझ आ सके कि फाइनेंस मिनिस्टर टैक्स कलेक्शन का जो फायदा बताते हैं पाकिस्तान के हक में किस तरह मुफीद होगा टैक्स कलेक्शन, तो उनकी जबानी भी जरा सुनते हैं कि वो किस तरह समझा रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, क्या कहा था, लेट्स से कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो हमें वैसे भी करनी चाहिए। यानी अगर IMF ये कहे कि आप अपनी हैसियत के मुताबिक इखराजात करें तो ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। अगर हमारी जो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं वो मुसलसल खसारे में जाएं और उनको बेहतर करें तो ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। अगर हम अमीर लोगों को सब्सिडी दें और उसको कर्टेल करें, उसको रोकें, तो ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। अगर हम अपने अमीर लोगों के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा उनसे निकालें ताकि हम पूरे मुल्क का फ़ायदा करें, तो ये IMF तो कह रहा है लेकिन ये हमारे इंटरेस्ट में भी है। सो कई चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के अंदर काफ़ी अरसे से टैकल नहीं हुई हैं। तो ये बड़ी अहम तरीन बात है। ये जरूर इन नंबर्स को जहन में रखें कि आपका रिटेल सेक्टर यानी जहां से आप खरीदारी करते हैं उसका GDP में शरह 20%, टैक्सेस में शरह 0.25%। इसी तरह से ये जहन में रखें कि 3,41,000 अगर बिजली कनेक्शन, 7,000 गैस कनेक्शन, उसमें से सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड सिर्फ 40,000 या कुछ हज़ार। इसी तरह ये जहन में रखें कि 2 करोड़ यानी 22 करोड़ की आबादी में सिर्फ 14 लाख या 15 लाख लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, इस पर रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं 22 करोड़ में से। ये भी जहन में रखें कि इस जो पूरा सिस्टम है इसके अंदर जो बर्डन है वो कुछ हिस्से के ऊपर है, जबकि मेजॉरिटी हिस्सा इस पर जो है वो उस बर्डन से इस पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल्स टैक्स में 47,000 अफराद रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ 19,000 टैक्स अदा कर रहे हैं और इसी तरह से 35 लाख ताजरों में से सिर्फ 1,35,000 इस पर जो है वो सेल्स टैक्स या टैक्स नेट का हिस्सा है, जो 4% तादाद बनती है। ये तमाम इंपॉर्टेंट फिगर सामने रखें और फिर ये जहन में रखें कि जो लोग शोर कर रहे हैं, जो लोग इन तमाम इकदाम पर सवाल उठा रहे हैं, उनके अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ही हो सकते हैं, वो पाकिस्तान का भला हरगिज नहीं चाहते होंगे। इस बात को जहन में रखते हुए प्रोग्राम इस वक्त एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, जिसके बाद चेयरमैन नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड कुछ अहम कार्रवाइयां, कुछ अहम नोटिस किन के खिलाफ हुए वो नोटिस और प्रोग्राम बेनकाब ने उसमें क्या काविश की थी, क्या चीजें निशानदेही की थी, आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब और बेनकाब में आपके सामने अहम तरीन हकायक रख रहे हैं। हम टैक्स कलेक्शन से आगे बढ़ते हैं बदउनवानी की तरफ, जो दूसरी बल्कि कहें जी सबसे अहम बीमारी जिसने जड़ों को खोखला कर दिया पाकिस्तान में मौजूद इदारों को और पाकिस्तान में मौजूद तमाम जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है वहाँ। तो इस बदउनवानी के खिलाफ जो जंग है वो भी हमारी जारी है और हम आपके सामने चीज़ें रखते रहते हैं। और ये हमारी बड़ी इस वक्त हम इस बात पर खुशी का इजहार करते हैं कि हमने आज से कुछ माह कबल एक अहम तरीन मामला लियारी मेडिकल कॉलेज के हवाले से उठाया था, जहां लियारी मेडिकल कॉलेज में मुबैना बदउनवानी, फंड्स का इस्तेमाल और इसके साथ साथ नेपोटिज्म और इसके साथ ऐसे अफराद यानी अपने रिश्तेदारों की भर्तियां प्रिंसिपल साहिबा की तरफ से, डॉक्टर अंजुम रहमान की तरफ से मुबैना तौर पर की गई। उसके बाद एक कमीशन बना, उसने इंक्वायरी करी, उस कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई और आज द एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ नैब यानी जो EBM है नैब की जो बैठी थी, उसने इस प्रेस रिलीज में एक अहम तरीन जुमला जिसमें लिखा है जी कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने डॉक्टर अंजुम रहमान, प्रिंसिपल शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो
मेडिकल कॉलेज लियारी और उसके साथ दीगर कुछ अफराद हैं जो मुख्तलिफ और इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, सूबाई असम्बली सिंध के खिलाफ इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए भेजने की मंजूरी दे दी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ये इंक्वायरी चीफ सेक्रेटरी सिंध को आगे भेज दी गई है और उनको कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए भेजी गई है। मैं सिर्फ एक इंपॉर्टेंट नोटिस उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से, यानी डॉक्टर अंजुम रहमान की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इससे कबल भी एक नोट टू द चीफ सेक्रेटरी सिंध था जिसमें 20 अक्टूबर 2018 को ये कहा गया कि प्रोफेसर, ये बाकायदा सिंध गवर्नमेंट का नोटिस है हेल्थ डिपार्टमेंट का, जिसमें कहा गया कि प्रोफेसर अंजुम रहमान, गायनोकोलॉजिस्ट, इज एन एम्प्लॉय ऑफ लियारी मेडिकल कॉलेज कराची, has been working as the principal of Liari Medical College since August 2013 till date. During her incumbency, there has been a lot of complaints against her relating to malpractices and mismanagement in admissions in Liari Medical College. Such reports were also aired on electronic media. और उसके बाद ये फैसला हुआ था जी कि उनको हटाया जाए और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर एक और नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर 2018 का है जिसमें डॉक्टर शोएब गंगात, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी लियारी मेडिकल कॉलेज को कहा गया इज ट्रांसफर्ड एंड पोस्टेड विद इमीडिएट इफेक्ट एंड अंटिल फर्दर ऑर्डर्स एज प्रिंसिपल लियारी मेडिकल कॉलेज। तो प्रोफेसर डॉक्टर शोएब गंगात साहब को इस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल अपॉइंट किया चीफ सेक्रेटरी ने ही आफ्टर दिस नोट बाय द हेल्थ डिपार्टमेंट। और वो रिपोर्ट भी हमारे पास मौजूद है जो एक कमीशन ने तैयार की थी जिसके रिजल्ट्स में लिखा गया कि इन द रिजल्ट of the inquiry I have reached to the conclusion that the complaints as highlighted in the TORs mentioned in the order dated 5/10/2018 by the Chief Secretary Sindh have enough substance and foundation। तो ये मामला अब नैब ने नोटिस लेके चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है इसमें, इस सिलसिले में। डॉक्टर शोएब गंगात साहब हमें ज्वाइन करें, द प्रोफेसर ऑफ सर्जरी of Liari Medical College. Sir, thank you so much. आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, join. Most welcome. First of all, I would like to express my appreciation and admiration actually for your channel and you in particular thing because आपने इस crusade against corruption and crimes में सबसे पहले ये कदम उठाया। Your investigative story was brought to the limelight और दूसरे कई चैनल्स नाम लिए बगैर जिनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन और मटेरियल होने के बावजूद for perhaps vested interest of us सब कुछ रिकॉर्ड करने के बावजूद भी they did not you see bring anything thing on air, जबकि आपने ना सिर्फ वो इशू टेकअप किया, जुडिशियल कमीशन की जब रिपोर्ट आई फर्स्ट इनिशियल उसको भी आपने प्रोग्राम किया और उसकी सब्सिक्वेंटली भी आपने हाईलाइट किया। सो आई रियली अप्रिशिएट। मैं ऐसे अप्रिशिएट करना आपका बनता है मुझे, लेकिन मैं जरूर कहूँ कि जो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, जो हमारे एमडी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ये उनका भी ब्रेव स्टैंड है कि वो शायद पीछे नहीं हटते कि वो स्टैंड उस पर रहे और कायम। लेकिन असल मसला ये है जी कि बदउनवानी हुई। अब आज जो खबर है कि चीफ सेक्रेटरी को नैब चेयरमैन या एग्जीक्यूटिव बोर्ड कह रहे हैं कि आप कानूनी कार्रवाई करें अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्ट, ये बात आप किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं डॉक्टर शोएब साहब? देखिए ऑब्वियसली नैब मस्ट हैव हैड देयर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, जो उनका प्रोसीजर होता है कि पहले इंक्वायरी करते हैं फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन अल्टीमेटली वो रेफरेंस। नाउ दे हैव इफ आई एम नॉट गॉन थ्रू दिस प्रेस रिलीज एज सच, मुझे भी अभी पता चला था, तो उसमें अगर चीफ सेक्रेटरी साहब से एक्शन लेने को कहा गया है तो बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑब्वियसली एक्शन चीफ सेक्रेटरी ही गवर्नमेंट ऑफ सिंध ही लेगी, लेकिन शी हैज़ ऑल्सो गॉट स्टे ऑर्डर। आपको इस बात का तो मालूम है कि जी उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है कि उनको अनसीट ना किया जाए टिल ऑल फाइंडिंग्स आर यू सी विंडिकेटेड बाय द जुडिशियल कमीशन। जुडिशियल कमीशन की भी रिपोर्ट आ गई, एक बार आई, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई, सिंध हाई कोर्ट ने फिर दोबारा जुडिशियल कमीशन बनाया, उसने भी बल्कि मजीद फाइंडिंग्स इनके अगेंस्ट दे दी। अब नाउ सिंस बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट सिंध हाई कोर्ट इज ऑन वेकेशन, तो अब उसका अल्टीमेटली फैसला वो तो सब्जेक्ट मैं नहीं कह सकता वेदर द चीफ सेक्रेटरी इज गोइंग टू टेक एन एक्शन और गोइंग टू वेट फॉर द यू सी फॉर द स्टे ऑर्डर टू बी विकेटेड जी। तो वक्त लेकिन इनकी जो इन्होंने जो इन पे बदउनवानी के इल्जामात है उसमें इनको अपनी बहन सहर फातिमा, भाई, सात भाई बहन वालिद सबके का वो प्रूव हो गया, दैट इज प्रूवन बाय द जुडिशियल कमीशन। जी जी नहीं तो अभी भी ये सब इतनी डिस्पाइट ऑल दिस जुडिशियल कमीशन, नैब, मीडिया कुछ आते नहीं हर तरफ से एंटी करप्शन ने भी 4-5 मर्तबा रेड भी किया, रिकॉर्ड भी, लेकिन वो खातून बदस्तूर हैं उस ओहदे पर, जी स्टिल वेरी मच देयर। तो कोई ना कोई सियासी मुबैना तौर पे सियासी बैकग्राउंड हम तो नहीं कह सकते कि
मुंबईया ने तो क्या पता ही है, बट एक्सेप्ट फॉर वन स्पेसिफिक लेडी, पॉलिटिकल लेडी, बाकी उनके अलावा बाकी तो पूरी सिंध गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर खुद, मिनिस्टर हेल्थ सबसे ज़्यादा, बिकॉज आई मस्ट अगेन एक्सप्रेस माई ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिट्यूड एक्चुअली हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के लिए कि उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया। उन्होंने तमाम प्रेशर्स के बावजूद शी हैज़ रियली बीन वेरी फोर्थकमिंग, और उन्होंने हमें भी सपोर्ट किया करप्शन के खिलाफ, प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन, बट ऑब्वियसली सिंस इट इज सब्जेक्ट तो वो मामला तो है, लेकिन जिस तरह से जो तफसीलात इस रिपोर्ट में मौजूद थी जो जुडिशल कमीशन ने बनाई थी जिसमें प्रूव हुई थे मामला, डॉक्टर सहर फातिमा तनख्वाह 1,78,500 ये उस वक्त अब तो शायद 3 लाख के करीब, 2.5 लाख। जी। अच्छा, उनके साथ उन्हीं की बहन है उम्मे हबीबा, मिस अमरीन, मिस्टर फसी, मिस्टर मुइजुद्दीन, मिस उम्मे हबीबा की 2,10,000, मिस अमरीन की 2,10,000, मिस्टर फसी की जो उनके भाई हैं 25,000 से 30,000। मैं ऐड ओवर हियर कि फसी साहब जो हैं इनका असल नाम आमिर है। अच्छा। और नादरा से ये भी जुडिशल कमीशन ने इंक्वायरी वो करके वेरीफाई किया, और ही हैज़ बीन लिविंग इन सऊदी अरेबिया फॉर मैनी ईयर्स एंड इन दुबई। अच्छा। और वो वहाँ होते हुए यहाँ अपॉइंटमेंट भी तनख्वाह भी लेते रहे। सिमिलरली इनके एक और भाई हैं जो मलिक मुइज़ के नाम अपना यूज़ करते हैं, नाम एक्चुअली फहाद है, वो भी नादरा से वेरीफाई जुडिशल कमीशन ने किया, वो भी पाकिस्तान में नहीं है, इंग्लैंड में और उधर सऊदीया में, और उसके बावजूद उनकी एब्सेंस में, और प्रिंसिपल ने पहले डिनाई किया कि मैं इन दो नाम के आदमियों को, अशखास को जानती ही नहीं, जबकि नादरा से वेरीफाई हो गया कि दे आर बोथ हर रियल ब्रदर्स, नॉट इवन रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, वर अपॉइंटेड बाय हर इन एब्सेंशिया, उनको तनख्वाहें भी मिलती रही। ये भी एजी अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से भी वेरीफाई किया जुडिशल कमीशन ने कि इनको तनख्वाहें भी मिलती रही, और अब भी वो तनख्वाह ले रहे हैं। सिमिलरली सहर फातिमा साहिबा जो हैं ये 4 साल दुबई में रहीं, वहाँ से भी तनख्वाह लेती रही, लतीफ़ा हॉस्पिटल दुबई और एक और हॉस्पिटल कोई उम्मुल क्वैन में, और ये भी वेरीफाई थ्रू दी एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी इन यूएई भी हुआ है, और लतीफ़ा हॉस्पिटल ने भी वेरीफाई किया है जुडिशल कमीशन को कि वो वहाँ से तनख्वाह लेती रही, वो यहाँ से भी तनख्वाह लेती रही। ना सिर्फ तनख्वाह लेती रही, इनकी एक्सपीरियंस भी काउंट कराई गई पीएमडीसी में, इनको प्रमोट भी किया गया फ्रॉम असिस्टेंट टू एसोसिएट प्रोफेसर, और सुपरसीड इन्होंने उनको किया डॉक्टर रोजीना यासिर, डॉक्टर अनीला, डॉक्टर शाइस्ता, जो इनसे सीनियर थी और यहाँ काम कर रही थी। सिमिलरली इनकी सिस्टर उम्मे हबीबा है, वो आई डोंट नो कैसे पॉसिबल है, 19 ग्रेड में वो हैं, जबकि एक एमबीबीएस डॉक्टर, ये शी इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज नॉट अ डॉक्टर, 2,10,000 जी, और वो 19 ग्रेड में 17 ग्रेड से 19 अव्वल तो 17 ग्रेड में भी विदाउट पब्लिक सर्विस कमीशन और एनीथिंग, यू कैन नॉट, गेजेटेड पोस्ट है, उस पर कैसे वो अपॉइंट हो गई, रेगुलराइज भी हो गई, और 19 में ग्रेड में भी प्रमोट हो गई। एंड एनीवे सिमिलरली इन चीज़ों को जुडिशल कमीशन ने साबित हुई। लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि हमने देखा कि इसको बनाने में, यानी जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ सिंध की, जो हमने कुछ दस्तावेजात में देख रहा था कि कंप्लेन में ये एलिगेशन में था कि ये 9/8/2012 को अप्रूवल हुआ, डेट ऑफ अप्रूवल था, कैपिटल 802 मिलियन रुपीस यानी तकरीबन 80 करोड़ रुपए का कैपिटल था, रेवेन्यू इनिशियली, उसके बाद और आया, यानी टोटल जो 1204 मिलियन यानी 1.2 अरब रुपए तकरीबन। उसके बाद फिर रेवेन्यू एलोकेशंस 2013, 14, 15 यानी पिछले 5-6 साल की टोटल अगर आप देखा जाए एक्सपेंडिचर्स इनके 1 अरब रुपए से ज्यादा, 1 अरब से ज्यादा के एक्सपेंडिचर्स, यानी अच्छा खासा बजट है, और ऐसे हाथ में बजट है जिसकी खुद इस वक्त ऊपर से नीचे तक इल्जामात से भरी पड़ी हैं, जिन पे कमीशंस बन चुके हैं। ना सिर्फ ये इलीगल एडमिशन जो है उसके केसेस भी ना सिर्फ हाईलाइट हुए हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, बल्कि जुडिशल कमीशन ने भी उसका रेफरेंस दिया है, और प्लस जो अपॉइंटमेंट्स पे ऑब्वियसली ग्रेटिफिकेशन ली गई है, ना सिर्फ एडमिशन पे बल्कि अपॉइंटमेंट्स पे भी, उसकी भी देयर आर इन्यूमरेबल कंप्लेंट्स,
और ऑल द कंप्लेंट्स वर बीइंग ऑब्वियसली ब्रश्ड अंडर द रग, वो तो होता रहा। अल्टीमेटली मिनिस्टर हेल्थ साहिबा ने बड़ा एक बोल्ड स्टैंड लिया डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट क्वार्टर्स, और उन्होंने एक्शन लिया, फिर ये स्टे ले लिया इन्होंने। उसके बाद अभी हमने सईद अवान साहब जो सेक्रेटरी हेल्थ है, मैंने खुद भी उनको कई बार रब्ता किया कि प्रोग्राम में आके अपना भी मौक़िफ़ दें, क्योंकि ये एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ के नोट टू द चीफ सेक्रेटरी के बाद ही इनकी हटा के आपको अपॉइंट किया गया था, और फिर उसके बाद हमने देखा क्या हुआ, स्टे हो गया मामला। इफ आई मे ऐड जस्ट गिव मी अ मिनट, इनके खिलाफ जो इंक्वायरी और इनको अनसीट रिसीट किया गया था, तो शी हैड टेकन अ प्ली। पहले तो ये कि मिनिस्टर हेल्थ जो पहले थे वो मिनिस्टर हेल्थ सेक्रेटरी जो उस वक्त थे उस्मान चाचड़ साहब और चीफ सेक्रेटरी मुमताज अली शाह साहब, कि इन्होंने मेरे से गलत काम कराने की कोशिश की और मैंने इनकार किया, रेजिस्ट किया, तो इन्होंने एक्शन लिए। फिर इंक्वायरी इनिशियल जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी जो डिपार्टमेंटल हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इंस्टीट्यूट की थी, वो दैट वाज टू बी हेडेड बाय वाइस चांसलर डाउन यूनिवर्सिटी, वेरी ऑनरेबल पर्सन प्रोफेसर सईद कुरैशी साहब। तो इन्होंने सईद कुरैशी पे भी इल्ज़ाम लगा दिया प्रिंसिपल साहिबा ने कि ये भी मुझसे नाजायज़ कुछ काम इंटरेस्टेड थे वॉट। और चुनाचे चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर हेल्थ, फॉर्मर मिनिस्टर हेल्थ जो फजल पीचू साहब हैं, हेल्थ सेक्रेटरी साहब उस्मान चाचड़ साहब और सईद कुरैशी साहब जो बड़े ऑनरेबल प्रोफेसर, आई मीन एवरीबडी कैन वाउच अबाउट हिम, तो कि इन सब ने मेरे से नाजायज़ काम कराने की कोशिश की और मैंने नहीं किया, तो अपने ने साजिश करके मुझे, दिस इज हाउ शी वेंट टू द कोर्ट, गॉट द स्टे ऑर्डर ऑन दैट प्रिटेक्स्ट एंड दैट प्रिटेंस। फिर इंक्वायरी हुई जुडिशल कमीशन की एक, जिसको उनके अगेंस्ट आ गई, इन्होंने फिर उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन डाले, फिर आ गई दोबारा अब उनके अगेंस्ट, एंड फर्दर नॉट ओनली वैलिडेटिंग बट सब्सटेंशिएटेड फर्दर मोर। तो अब देखें फिर अब देखें क्या होता है कि हमने इनको कई बार हमने भी अप्रोच किया मौक़िफ़ के लिए, अब द प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल फॉर हर, लेकिन कभी उन्होंने मौक़िफ़ देना मुनासिब नहीं समझा। अब तो नैब ने नोटिस लेके चीफ सेक्रेटरी को बोला है, तो आगे देखें क्या कार्रवाई होती है। एक और इंपॉर्टेंट मामला है जो नैब में पेंडिंग है, और ये लियारी यूनिवर्सिटी के हवाले से है, और क्योंकि ये यूनिवर्सिटी जिसको अख्तर बलोच साहब जिसके वीसी हैं, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी कराची, इस मामले को भी हमने उठाया था। और ये 20 नवंबर 2018 को जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ था, वहां नैब ने कहा था जी कि इस 5 इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई थी, जिसमें डॉक्टर अख्तर बलोच, वाइस चांसलर बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी कराची, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन अप्रूव हुई थी। अब ये इन्वेस्टिगेशन क्या सख्त खाने की नजर है, क्या है, ये मामला आगे बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा, इस पर भी हम तवक्को रखते हैं कि नैब बहुत जल्दी एक्शन लेगा। एजुकेशन सेक्टर या हेल्थ सेक्टर के अंदर होने कोई बदनवानी इस वक्त पूरी सोसाइटी को बुरी तरह हर्ट करती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नैब विल टेक एन नोटिस, एंड अर्जेंट नोटिस और इफेक्टिव नोटिस। इसी नोट के साथ आपके सामने प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं। फीडबैक के लिए आपका फेसबुक, ईमेल और ट्विटर आपके सामने फ्लैश करेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी ज्वाइन किया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन, देखते रहिएगा।